अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, बस ये एक गर्व करने की वो एक स्थिति है, एक सिचुएशन एक समय की है ना, उसको लेकर मैं ये भी कहूँगा कि बहुत प्राइड भी मत करने लग जाओ कि ये हम हमारी सारी पहचान ही है ये, उसमें भी थोड़ा दिक्कत आएगी कि आप फिर उससे थोड़ा रुक जाओगे, बंद जाओगे, लेकिन उसके नाते आपको कोई इंफीरियर फील करा दे, ये कभी नहीं होने देना चाहिए। मतलब बताइए सब। दिवाकर मतलब होता है बस सूरज। अच्छा, तो आपने अपने नाम को जस्टिफाई करने वाले मतलब अभी आप किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं? बस मुझे लगता है कि मैंने मतलब अरे इसमें जैसे दिख जाओ, जो दिखाना चाहो इधर। बस मुझे लगता है कि मैंने मतलब पहले तो मैं बॉस खुद के लिए किया स्टार्टिंग से, बचपन से, क्योंकि बॉस वो हर मैं कोई बॉस करता और है। हम तो मतलब सेम जगह से आते हैं, तो हम दोनों को मतलब स्ट्रगल लगभग इन अबाउट सेम ही होगा। तो पहले तो हमने अपने लिए किया, जो भी रोशनी सूरज वाली थी अपने अंदर भरी। फिर उसके बाद जब बांटने का टाइम आया बॉस, तो अभी थोड़ा बहुत बांटना तो चालू कर दिए हैं। अब किस फॉर्म में चालू किए हैं बॉस, तो वही है कि मतलब अपना अपना, जैसे आपका कुछ तरीका है वैसे मेरा भी कुछ तरीका है, तो वो तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैं कर रहा हूँ डिस्क्लोज, तुम नहीं करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, बट बॉस मुझे लगता है कि अभी भी मतलब खुद पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि अभी वहाँ तक एकदम से नहीं पहुँचे कि सब कुछ अपना न्यौछावर कर दें और फिर दूसरों के लिए अर्पित कोई हो नहीं कह जाए। रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। और तो बांटने ना जाओ, बस अपने लिए तो सीखने अपने चले आओ। बस ये है कि जहाँ पे 100% मिल रहा है वहाँ पे कोशिश करते हैं कि कुछ मतलब लोगों के लिए भी करें और अपने लिए भी करें। तो मतलब सब कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, सब कुछ नहीं कर सकते दूसरों के लिए। बस जहाँ तक है कुछ सारे लगभग सारे पॉइंट्स तो कवर ही हो गए मेरे, जो ऐसे जो लग रहा है डिफेंस करने आओ कि बहुत अभी चढ़ बैठे हैं, जैसे कहूंगा कि औरों के लिए नहीं करूंगा, कमी करूंगा। नहीं मतलब लगभग अराउंड सारे पॉइंट्स तो कवर ही हो गए। एक तो मेरा मेजर पॉइंट था वो जो लड़की ने कवर किया, वो तराई रीजन में जो बाढ़ आती है, तो वो तो है, तो उसके लिए तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है बात करने का। दूसरा रीजन है कि वो एक लड़की ने बोला कि वो लखनऊ गई थी तैयारी करने। कम से कम उन्हें आगे आने वाली आशंका के बारे में बता सकते हैं प्लस और खुद जान आवेदन कर सकते हो। सकते हैं, वो सब हम सरकार को छोड़ो, जो लोग जिनको कोप अप करना है, मान लो सरकार कोई सुनने नहीं आई, तो आखिर में झेलना उन्हीं को है। उन्हें सशक्त बना दिया जाए कि वो बियर कर ले सके। उसके लिए पहले हम तो समझे कि प्रॉब्लम कितने बड़े मैग्नीट्यूड की है। इसके लिए क्लाइमेट चेंज समझना पड़ेगा, और वो आपको कोई नहीं बता रहा है। क्लाइमेट चेंज उसकी वजह नहीं है बॉस, नहीं है। मैं अभी वाले को नहीं कह रहा कि जो अभी बाढ़ आती है, हम लोग मैं की कह रहा हूँ main कि problem इसके वही है boss। अभी जिसको आप प्रॉब्लम कह रहे हो, ये छोटा बच्चा है, जो आने वाली प्रॉब्लम है वो बहुत विशाल काय है, और उस पर ना मीडिया बात कर रही है, ना पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, कोई नहीं बात कर रहा है। आपके यहाँ कॉलेज में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बात की जाए। इस बार तरंग में भी हमने एक प्रेजेंटेशन दिया था क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है? तो उसको आप जानो, जितने लोग खेतिहर भूमि से आ रहे हो, वो तो ज्यादा से ज्यादा इस इशू को समझो, क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग उसके चपेट में, प्रभाव में आने वाले हैं। बस आगे ये है कि मतलब जैसे हम बॉर्डर इलाके में हैं नेपाल के, तो हमारे उधर मतलब जैसे एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत मेजर इशू है, जो कि होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें मेनली तो मतलब एक जेंडर वाइज ट्रैफिकिंग होती है। और दूसरी चीज़ है कि हम एज अ गाँव के हैं, बट हमें सस्ते मजदूर पाने का बहुत शौक है। सस्ते मजदूर चाहिए नेपाल साइड से, उनको सस्ता मजदूरी देना है, उनको सस्ता खाना देना है, और सब कुछ मन से नहीं आते, वो आते हैं, उनकी मजबूरी है, बट हम भी उनकी मजबूरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारे गांव में एक चीज़ है कि हम जेंडर बेस हम उनको दिहाड़ी देते हैं। बॉस को पता होगा कि हम जेंडर बेस दिहाड़ी देते हैं, कि अगर उनको 100 रुपये है तो इनको 80 रुपया लड़कियों को देना है। वो भी मजदूरी करती हैं खेतों में, तो ये तो हम खुद कर सकते हैं ना, हम खुद कर सकते हैं। इसके लिए जागरूकता फैला सकते हैं, ये तो हमारे मतलब हमारे बस की बात है। तीसरी चीज़, एक लड़की ने बोला कि वो लखनऊ गई पढ़ने वहाँ पे, बस तो लखनऊ मतलब क्या, मतलब गोंडा में कैसी शिक्षा नहीं सही है? शायद सरकारी शिक्षा नहीं सही है। तो अगर सरकारी शिक्षा नहीं सही होगी तो वो लखनऊ गई होगी, सरकारी स्कूल में दाखिला ली होगी, जो कि शायद नहीं होगा।
प्राइवेट स्कूल तो अच्छा है गोंडा का, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि सुहेल हम सब तो वहीं से आए हैं और वहीं से पढ़ के आए हैं। प्राइवेट हर जगह। तो जब हम लखनऊ गए तो हम वहाँ पे सरकारी तो गए नहीं, हम वहाँ भी प्राइवेट गए, तो यहाँ भी प्राइवेट ही पढ़ सकते थे। उन्होंने जैसे बताया कि उनका स्कूल इतना ऐसा था कि 2 बजे वैन आनी है और 5 बजे ले जा रही है, कुछ हाँ वो इशूज रहे। बस हमसे बस मेरे और बॉस का भी स्कूल मतलब बहुत दूर था स्कूल, और हम दोनों भी मतलब जैसे मेरा तो बॉस जानते हो कि साइकिलिंग से जाता था, तो मतलब ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो मतलब कि बहुत मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। नहीं, वो अगर कुछ ना करती घर बैठ के बात कह रही होती कि कुछ किया धरा नहीं और जिम्मेदारी दे रही है कि स्थिति की है, तब तो गलत था। उन्होंने उस इशू को सही में फेस किया कि उन्हें लखनऊ जाना पड़ा, घर से सेपरेट होना पड़ा। सबके लिए पॉसिबल नहीं है बात बॉस, हम वो सबके लिए बात कर रहे हैं कि सबके लिए पहली बात तो ना सबको ऐसा दिन देखना पड़े कि घर से बाहर जाना पड़ा इसके लिए। दूसरी चीज सबके लिए पॉसिबल भी नहीं कि जा पाए, तो वहाँ की स्थिति और बेहतर होनी चाहिए। तो वो हमारे हाथ में भी बॉस ऐसे नहीं है कि हम नीट की तैयारी या ऐसे हम घर घर जाके ऐसे पढ़ा सकते हैं। पहली बात तो बॉस ये हमारे बस की ऐसी बात नहीं है कि हम गांव-गांव स्कूल खोल देंगे ऐसे करके। बॉस जैसे मैंने बताया अपने लेवल पे बताया, जो हम जागरूकता फैला सकते हैं, हम जागरूकता फैला सकते हैं प्राइमरी रिजर्वेशन देने की। हम सेकेंडरी रिजर्वेशन देते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पे नीट में सिलेक्शन हो गया, रिजर्वेशन ले लो, यहाँ आके पढ़ लो। बट प्राइमरी स्कूल में रिजर्वेशन कौन देगा? जो सुअर चरा रहे थे वो अभी भी सुअर चरा रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो हम तो इस पे तो बात नहीं कर रहे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है। हम सेकेंडरी एजुकेशन में रिजर्वेशन दे रहे हैं, तुम प्राइमरी एजुकेशन में रिजर्वेशन क्यों नहीं? जिसको करो चला रहा है, इस पे हम बात नहीं भी कर रहे हैं। हमारे हाथ में बात करना, माहौल बनाना, बात करना है। उनको लगता ही नहीं कि ये जरूरी है, हमको जो मिल रहा है हम तो जरूरी है। उनका एहसास नहीं दिला रहे हैं। हम जो भ्रामकता फैला के रखे हुए हैं गांव में, हम ये उनके अंदर फैला नहीं रहे हैं जागरूकता कि भाई तुम्हारे लिए ये सब चीजें हैं, तुम अभी भी अपना फायदा दिखता है। हाँ, कि तुम हम पे निर्भर रहोगे, हमारे अनुसार चलोगे। ये तो चीज है। ये चीज हम अपने प्रति कैसे गलत कर रहे हैं, ये आपको जब दर्शन में उतरोगे तो समझ में आएगा। आप सोचो कि मैं बस जागरूकता फैला दूं, तो एक पॉइंट पे आदमी का तर्क ये आएगा कि भाई मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, मैं क्या करने जाऊंगा? नहीं चल रही। अरे उसको बिलीव यही है, उसको क्वेश्चन कराओगे तब तो वो मानेगा कि नहीं चल रही। यही बिलीफ और क्वेश्चनिंग का डिफरेंस है कि हम जैसा अपने रिलीजन के प्रति बर्ताव करते हैं, वैसा ही फिर सोसाइटी के प्रति करते हैं कि ऐसा तो चलता ही आ रहा है तो चलता रहेगा। बॉस जैसे अभी मैं रैपिडो से अभी मैं इस बार ही आया था, तो मैं रैपिडो लिया हुआ था, मैं लखनऊ रुका हुआ था, तो जो रैपिडो वाला था तो ऐसे वो मेरे बारे में पूछने लगा। फिर अपने उसकी मतलब वाइफ थी तो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, तो उसने फिर मतलब पहले तो उसको कुछ नहीं करा रहा था, तो मैंने बात किया, तो फिर बोला मतलब अपना उसने बताया, तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये है रिजर्वेशन का ये सब, तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो। फिर मैंने वेबसाइट्स खोली, उसको सब कुछ दिखाया और उसको फॉर्म बताया, तो फिर वो हुआ उसके लिए एक्साइटेड। तो हमारे हाथ में है बॉस कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं इंस्पाइट ऑफ सोशल मीडिया पे लाइक डिसलाइक करने के और आंदोलन छेड़ने के। तो ये जैसे मैंने अगर वो शायद मेरी बात को सीरियसली, जहाँ तक मुझे पता है उसने लिया बहुत सीरियसली, पूरा बात करते आया और पूरा सब कुछ वेबसाइट खुलवा के उसने देखा कहाँ बनता है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, उसको यही नहीं पता था। तो अब हम कैसे माने कि सब कुछ सही चल रहा है? अब कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? नहीं चल रहा है। तो अगर मैंने शायद अगर वो मेरी बात दिल पे सही पे लिया होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, अगर एक बंदे की अगर उसकी वाइफ का सिलेक्शन हो गया होगा, तो मैंने एक जिंदगी तो बदली इस मामले में। ऐसे हम क्यों नहीं बदल सकते? तो बात यही पर है बॉस कि यहाँ बैठ के वो मतलब सब कर दे रहे हैं, बट हम ग्राउंड पे जो मेजर इश्यूज हैं, अब कमियां गिनाना तो हम सबने गिना दी कि ये बहुत पिछड़ा है नीति आयोग में, बट हम क्या कर रहे हैं? कमी गिनाने का तो पर्पस क्या था कि हम क्रिटिसाइज कर दें कि तो क्रिटिसाइज कर दे पिछड़ा है, इसलिए यहाँ आए हम लोग आज। नहीं बॉस आपका पर्पस नहीं, बट मेजरली तो जब बात करो ऐसी गैदरिंग का क्या मतलब है? नहीं बॉस, गैदरिंग हम यही की बात कर लेना कि तुम्हें क्या लग रहा है किस पर्पस से कमी गिनाई जा रही है? किस पर्पस से कमी गिनाई जा रही है बॉस? मतलब जैसे ये है कि हम कमी गिना रहे हैं, बट वैसी कमी गिना रहे हैं जो कि ऐसा लगता है कि हमारे हाथ ही में कुछ नहीं है, वर्ल्ड रोकना हमारे हाथ ही में नहीं है, हम ऐसे गिना रहे हैं। बट ऐसे भी मुद्दे हैं जहाँ पे प्रकाश नहीं डाला गया, जो कि हमारे हाथ में है ये और हम कर सकते हैं। आप अभी तक कह रहे थे कि बैठना बेकार है, नहीं बस 1.5 घंटे बैठने के बाद
सीधे मेहनत जिंदगी तो कभी बदलो। बेकार नहीं है बॉस। एंड सेकेंडली अगर इश्यूज पे देखें तो अतिक्रमण हमारे शहर में बहुत बड़ा इशू है, जिससे इतना सारा जाम लगता है। और अतिक्रमण फैला कौन रहा है? हम ही फैला रहे हैं, हम ही बाइक जहाँ मन का ही जहाँ पार्क कर बेसिकली देते हैं। घूम फिरा के आप पहुंच वहां रहे हो कि जहां इंसान को जो करना चाहिए था वो इंसान वहां कर नहीं रहा है, बॉस। और इंसान ये भी देख रहा है कि उसे जो करना चाहिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। दोनों बातें हैं। हम जब बोलते तो हम कह रहे हैं कि सामने वाला इंसान को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और इंडिविजुअल लाइफ में हम देख रहे हैं कि हमें जो करना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जब हम नहीं कर पा रहे वैसे वो भी नहीं कर पा रहा होगा, तो उस तक कुछ है जो मिसिंग है, और उस तक मिसिंग यही है। जी बस वो मेन वो तो नहीं है। तो यही सब था बस। कहने की तो बहुत सारी, बट टाइम की कमी हो जाएगी, नहीं तो बस। अरे बिल्कुल सैटरडेज में बिल्कुल आओ, रोज हर सैटरडे आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब अब तो कहाँ आ पाऊंगा वैसे। कैसे कहाँ आ पाऊंगा? जैसे हम लोग आ रहे हैं वैसे आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते? तो बस अभी भी मेरे काम का टाइम है। हाँ यही सब था, सब कुछ ठीक है, सही है, ठीक है। सब अरे बॉस से आप बाद में आखिर में करवा देंगे, बाकी लोग पहले। में स्कूल नहीं है, हाईवे तो जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो 8 तक ही है, 10 तक ही है। तो मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ था कि मतलब मैं 8 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, पर उसको दूर जाना पड़ता, बाहर बस्ती जाना पड़ता स्कूल के लिए। तो मैंने 9, 10, 11, 12 तो बस्ती में ही है, तो पापा का बॉर्डर पे हम लोग, तो वहीं से हिंदी मीडियम स्कूल से की थी। तो मतलब मेरे दिमाग में था कि 11 के बाद 12 के बाद क्या करूँगा, कुछ था नहीं थॉट। फिर मैंने मतलब पेपर दिया 12th में, स्कूल में फर्स्ट रैंक आया था। तो पापा ने मामा से पूछा कि मतलब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि बायोलॉजी लिया है तो इस फील्ड में जा सकते हैं। फिर पापा ने मतलब पैसे इकट्ठा करके कोटा भेज दिया मेरे को। फर्स्ट ईयर गया, मतलब अच्छा स्कोर था, 633 था, पर कॉलेज नहीं मिल पाया। फिर सेकंड ईयर में मतलब स्कॉलरशिप मिल गया था वहाँ पे, तो 90% स्कॉलरशिप मिला शायद। फिर तैयारी की तो ये कॉलेज मिल गया। पर मतलब मेरे दोस्त सारे हैं, मैक्सिमम तो एम्स में हैं या KGME में हैं। उनको लगता है कि मतलब कि ये कैसा कॉलेज है, क्यों ले लिया। कुछ लोग तो अभी कॉलेज लिए भी नहीं, क्योंकि मतलब उनके लेवल में है कि मतलब GSB में अच्छा टॉप कॉलेज नहीं है स्टेट का, तो नहीं लेते हैं। पर हम लोग के लिए मतलब यही है, क्योंकि गांव में मतलब उधर पूरे गौरा ब्लॉक की बात करूँगा तो 1-2 लोग ही हैं, जैसे कि संसार अहमद बॉस हैं, तो मतलब उधर रेयरली बहुत सिलेक्शन कम, बहुत कम होता है। बस एक लाइन 2 लाइन यहाँ के बारे में कुछ बताओ कि ये कुछ नई सी गैदरिंग लगी, ऐसा कभी डिस्कशन हुआ है? इतने सारे लोग मिलकर कर रहे हो। बस ये बहुत बढ़िया प्रोडक्टिव डिस्कशन लगा आज मुझे, बस आना बहुत ही लगा। सैटरडे कॉलेज लाइफ में ये चीज जो भी चल रहा है ये तुम्हें कैसा लगा? कुछ नेक्स्ट टाइम है और जैसे ये कंपेयर करने वाली बात है जैसे कि किसी तो मेरे को हमेशा ये कहते थे कि जैसे अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो यानी कि एक दूसरे को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे एक टीचर है तो उसको दूसरे टीचर से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर उस चीज़ में महान है और दूसरा टीचर उस चीज़ में महान है। कंपेयर करना चाहिए भी अगर सही में महान टीचर हो तो ना कंपेयर करो कि एक तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर है, एक तरफ आचार्य शंकर है, तुम ना कंपेयर करो। अब वो बता रहे हैं कि टीचर आ ही नहीं रहा है पढ़ाने और प्राइवेट टीचर आगे पढ़ा रहा है, तो वहाँ कंपेयर करना पड़ेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्यों नहीं आ रहा। वो टीचर की बात है जो अच्छे टीचर है, यानी कि जैसे अच्छे हैं कहाँ, जिनके पास जो बता रहे हैं सब तो ज्यादा केस वही बता रहे हैं कि टीचर अच्छे नहीं है या वो आ नहीं रहे हैं। अच्छा वो ज्ञान बहुत धरे रहे हैं और देने ही ना आए इसी लोगों को, तो भी अच्छे टीचर है। पेपर निकाल के तो गवर्नमेंट और पहले इससे पहली बात जो तुमने कहा कि मुझको एक बात कही गई थी, कंपेयर मत करो अगर खुश रहना है, ये भी तुमने मान ली है, जांचा कितना है? जी बस कंपैरिजन अपने आप में गलत नहीं है, सही कंपैरिजन होना चाहिए। तुम अपने को ही कंपेयर करो कि कल मैंने पढ़ाई सही से करी थी, आज नहीं करी है, ये कंपैरिजन गलत हो गया। ये कंपैरिजन नहीं करोगे तो अगले दिन पढ़ पाओगे ठीक से। हाँ, दूसरे से कंपेयर करो कि उसके पास बहुत सारी सुविधा है, सुख है, वो तुमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तुम उस कंपैरिजन में परेशान रहो। जैसे कोई शख्स, जैसे मुझसे कोई आदमी बड़ा जैसे 2-4 लाख कमा रहा है, हाँ। तो वो कमा रहे तो उससे हमें टेंशन, यानी कि वैसे उसकी कमाई को देखकर हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं अगर हम कंपेयर मेहनत। करना नहीं गलत है, कंपैरिजन का बेसिस सही होना चाहिए कि मैं अपने, बल्कि कंपैरिजन दूसरे से नहीं, अपने को मैं जांचूंगा कि मैं सही बेहतर हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, ये बात है।
और कुछ बोलना चाहो बताओ। और कोई पे ना ध्यान दो, सबके ध्यान दो, बता रहे हो सबको बोलो यार। हो गया। बस मैं मनकापुर में रहता हूँ, मतलब होंडा का मतलब जिला बोल सकते हैं। चलो ठीक है, बोलो। बस बात ये है कि मतलब शिक्षा जैसे आप बस बता रहे हैं ये सब, तो उनको खुलने का मौका देते हैं अंदर से। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कुछ वैसा मिलता है तो बोल दिए। मैनिफेस्टेशन ऑफ द पर्सन ऑलरेडी इन एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। सही बात है, वही चीज़। बस वही है, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब जैसे आचार्य प्रशांत का कोट किया आपने कि ये सब, तो इससे हमको समझने को मिलता है कि मानव जीवन में हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसा चाहिए जो जिससे हम प्रभावित होकर कुछ नया चीज़ समाज के लिए कर पाएँ, या कुछ ऐसा हो जो जिससे बेहतर कर पाए समाज के लिए। तो बहुत जैसे मैं 12th किया था, मतलब अपना स्कूल किया, उसके बाद में जैसे हम लोग के उधर बहुत क्या मेंटेलिटी रहती है कि जो है पापा का जो काम है वही तुम्हें आगे बढ़ाना है, वही तुम्हें करना है। अब जैसे बॉस मेरे भैया हैं, तो मेरे भैया उतने मतलब पढ़े नहीं है, सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं, उसके बाद नहीं पढ़ पाए उन्होंने, क्योंकि बाबा की डेथ हो गई थी तो वो अब दुकान संभालने लगे। लेकिन बहुत ये है कि मेंटेलिटी वहाँ की, मतलब हम लोग के उधर की ये है कि लड़कों की, कि जो है काम, जो उनके पिता का काम है, जो कारोबार है वही करें, मतलब जब तक उनको शिक्षा नहीं मिलेगा उनको कि आगे ये करना चाहिए, तब तक वो खुलेंगे नहीं। तो बहुत जैसे हम लोग को मिल पाया कि मैं इतना सक्षम था घर में कि बाहर निकल पाया, तो जैसे उतना हो पाया, तो बस ये है कि हम लोग को मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी कि लड़कों की, कि तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो फूक ही दिया है, शुरू कर दिए वो चीज़। क्योंकि जब कोई भी बिलीव कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका कोई एक्सेप्शन नहीं दिखता है। लोग मान्यता वो बनाए रखते हैं। What does अयोध्या mean to you? ऐसा कुछ अगर पूछना है। पीसफुल एनवायरनमेंट स्पिरिचुअल का मतलब मुझे ऐसा लगता है वो है, और वहाँ पे मतलब मेरी एजुकेशन वहाँ पे हुई है। बाकी मैं मतलब वहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं। मैंने बस वहाँ से एजुकेशन ली, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी मतलब डेवलप मुझे दिखा है। अच्छा, वहाँ डेवलप दिखा। एक्सपोजर मिलता है, जैसे जो जिस स्कूल में मैं थी तो वहाँ पे एक्सपोजर था, स्पोर्ट्स का एक्सपोजर था, और काफ़ी जो मतलब ऐसे ओलंपिक्स और ये सब होते तो उसका एक्सपोजर किसका ओलंपिक्स? जो मतलब कौन से स्कूल में पढ़ी? ओलंपियाड। तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, मतलब पूरे पेरिफेरी पे नहीं ध्यान दिया गया है। जैसे हम लोग गांव से आते हैं तो एकदम वहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो मेन जहाँ से मतलब उनका पॉलिटिकल, थोड़ा पॉलिटिकल बनाया जाए, जैसे कि जहाँ से उनका पॉलिटिकल बेनिफिट होता है सिर्फ उतना ही ध्यान दिया गया, बाकी और ध्यान ही नहीं। और जब मंदिर बना उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ है, अभी तक नहीं था। मतलब जब मैं जाता था कि मेरे पास में ही है, तो तब ज़्यादा मतलब रोड भी काफ़ी पतली थी, और लेकिन अब जब से मंदिर बन गया तो उससे चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। मतलब रोड चौड़ी कर दी गई हैं, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दुकान का भी अच्छा बना दिया गया है। पीछे वाले ऐसा ना सोचे कि हमको आवाज़। तो जो सरकारी स्कूल था वहाँ पे मतलब एक टीचर थे, वहाँ मैं कोचिंग पढ़ता था। मतलब मैं गांव से आता हूँ तो वहाँ का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा ही नहीं है। मैं वहाँ के बच्चों का खाना देखा एकदम मतलब पानी, तो वहाँ कोई ना चेकिंग के लिए आता है, कोई कुछ नहीं है। इसमें एक थोड़ा ऐसे आप लोग आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि आपके जोन स्पेसिफिक समस्या होगी, और कौन सी और वाइडली प्रिवेलेंट होगी। कि अब जैसे ये बता रहे हो, ये लगभग हर तरफ के सरकारी इंस्टीट्यूशन का हाल होगा, है ना। तो उसको आप कहो स्पेसिफिकली ब्लेम कर दो, वहीं का गड़बड़ है, ऐसा मत करना। मतलब ये कह रहा हूँ कि किसी के नाम ये ना है कि आप एक पर्टिकुलर के तरफ ही हो या खिलाफ ही हो। हम कोशिश कर रहे हैं समझने की स्थिति क्या है। तो समझ में ऐसा रखना है कि जो चीज़ सिर्फ एक जगह नहीं पाई जा रही, और भी जगहों पे पाई जा रही है, उसका कोई ब्रॉडर कारण होगा, और जो सिर्फ उसी जगह पाई जा रही है उसका कुछ जोन रिलेटेड स्पेसिफिक कारण होगा, है ना। तो अब एक हमें शार्प कंट्रास्ट दिख गया कि उन्होंने बताया कि जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ही रहा होगा, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे ओलंपियाड्स का भी एक्सपोजर मिल रहा है। बहराइच को जितनी शिकायत थी उससे ज़्यादा अच्छा वहाँ का प्राइवेट स्कूल दे रहा है सब कुछ। और वहीं का सरकारी स्कूल जो है वो दिख रहा है कि
वही हाल जो पूरे भारत में कर रखा है। सरकार की गलती हो गई, सरकार आई कैसे है? सरकार ने ऐसे कट्टा रखा था तुम्हारे माथे पे कि चलो बनाओ सरकार हमको, कि बता दिया था हम सरकार हैं। इसीलिए कॉन्शियस वोटर का महत्व बनता है। अब वो हम जहाँ एकदम एक ही लाइन में चले जाते हैं वहाँ हमको लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन आप जब आप देख रहे हो कि हम अपने जगह की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो उसमें पूरी सोसाइटी में अलग अलग काम करने वाले प्रोफेशनल आएंगे, पॉलिटिशियन होगा, इंजीनियर होगा, स्कूल होंगे, सारे संस्थान होंगे, तो उनका भी अवेयरनेस हमें रखना चाहिए। क्योंकि एक बड़ा टैग हमारे साथ जुड़ गया है कि डॉक्टर, और एडकॉम तो अब कह रहा है कि ये हैं सोसाइटी के लीडर जो आगे बताएंगे, गाइड करेंगे कि सही सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो सही वही तो बाद में जानो, पहले सोसाइटी तो जानो कि होती क्या है। उसको किताब जहाँ सिविक्स की बंद हुई वहाँ बंद मत कर दो सोसाइटी, है ना। और जो आप कह रहे हो कि सेलेक्टिवली हुआ है विकास, वही कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा है कि मतलब डिफरेंस दिखता है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। जगह चले जाओ तो वहाँ ज्यादा हाँ, difference है। और वही रीजन है कि जिस जगह को छोड़ा जा सकता है वो छूटी हुई है। यूनिफॉर्म नहीं है वो। एक यही बात दिख रही है कि पॉसिबिलिटी ना हो ऐसा नहीं, अगर वहां करके दिखा दिया गया, प्राइवेट अगर वैसा हो सकता है। अयोध्या में मतलब मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जैसे कानपुर में क्या है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन है। अयोध्या में क्या है, मेरा घर थोड़ा गांव साइड में है, तो वहाँ का AQI अच्छा रहता है, तो वहाँ पॉल्यूशन नहीं, तो शांति सी एक महसूस होती है अयोध्या में। डेवलपमेंट तो कम है, एजुकेशन मतलब वहाँ पे भी कम है। जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे मतलब ऐसे नॉर्मल सा स्कूल था, प्राइवेट था, लेकिन मतलब इन सब मामलों में बहुत अच्छा है कि मतलब कि अभी वहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट है, तो गाँव का माहौल थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, जो लोग हैं गांव वाले वो चाहते हैं कि नहीं कि वहाँ भी विकास वैसा ही हो जाए जैसा कानपुर में है और सब? बहुत गांव वाले लोग अभी भी मतलब जो खेती बाड़ी कर रहे हैं अभी भी वही चाहते हैं वैसे ही रहे, ऐसे ज्यादा वहाँ रोड मत बने, डेवलपमेंट ना हो। शायद इसी वजह से बीजेपी हार गई हो। अरे भाई बात है कि कभी भी हम किसी को सही ऐसे नहीं कह सकते कि वो सही है जब तक उसने दोनों पे विचार न किया हो, उसको एक्सपोजर शहर का भी मिला हो, गांव का भी मिला हो, फिर कोई दोनों के सही गुण मिलाकर के कुछ अच्छा समाज बनाना चाहे तो उसकी बात समझ में आती है। अदरवाइज वो लोग थोड़े लकी इनफ है कि वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पोल्यूशन नहीं है, उन्होंने कोई अलग से सोचा नहीं, भी प्रॉब्लम आ जाएगी उनके सामने तो टैकल शायद ना कर पाएंगे, उन्होंने उतना वर्ल्ड व्यू बढ़ाया ही नहीं है। तो ये एक मतलब इस डायरेक्शन में ना ले जाना इस बात को कि जितना साइंटिफिक अप्रोच है, जितना भी डेवलपमेंट है वो सब बेकार ही है, चलो गाँव की ओर चलते हैं, क्योंकि उससे भी काम नहीं चलने वाला है। जब बीमार पड़ोगे तो दवा खानी है, और दवा खाने के लिए साइंस चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च चाहिए। और सिर्फ इससे भी नहीं चलेगा कि यहाँ ग्रोथ अच्छी कर लोगे, फिर दिख रहा है AQI बहुत बढ़ जा रहा है। और फिर वही बात आती है कि इन दोनों के जो बीच में दिखाते हैं वो कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं कि कैसे जीवन जिया जाए। ठीक है, हाँ अगला बताएं। लिख के भी कुछ लोगों ने दिया था, ऐसा कुछ सबको बताइएगा कि आप या आपको क्या उनसे प्रेरणा मिलती है। इससे जो सबसे पहले हमारे जो पतंजलि जी थे वो मतलब जिस योग का जो आज पूरा संसार का बखान करता है, उसके जो जन्मदाता थे उनका जन्म गोंडा जिले में ही हुआ गोंडा के थे महर्षि पतंजलि। सर ये मुझे जब आपने कॉल किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं गोंडा के बारे में क्या बोलूँगी, तो मैं अपने पापा को फोन की थी तो उन्हें बताया था, मुझे खुद पता चला कि मतलब वहाँ तक है। दूसरे जो तुलसीदास जी थे वो भी वहाँ ही थे, मतलब मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर पे उनका जन्म हुआ था, राजापुर नाम की स्थान पे। और सर स्कूलिंग गोंडा की इतनी बेकार है कि मुझे अपनी पढ़ाई के लिए लखनऊ आना पड़ा था, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई का स्तर कुछ है ही नहीं। और जी सर सच में मतलब जो मेन गोंडा शहर में रहते हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं वहाँ पे स्कूलिंग कंडीशन इतनी बेकार है कि मेरा जो पहले मेरी मम्मी ने प्राइवेट स्कूल में करवाया कि उनकी पढ़ाई होती होगी, लेकिन वहाँ पर जब मैं गई तो वहाँ टीचर्स ही नहीं आते थे, और जो फैन वगैरह थी 2 बजे छुट्टी होती थी हमारी और घर पे ला के छोड़ते थे 5 बजे। तो अब सोच लीजिए कि जो बच्चा 3 घंटे बस फैन में बैठा है वो क्या आके घर पे पढ़ेगा और क्या ही कुछ करेगा। तो फिर लखनऊ में आए तो वही सब लोग मुझसे कहते हैं तुम बोलती कि गोंडा के हैं, पढ़ाई तुम्हारी लखनऊ से हुई है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि गोंडा में
क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से मुझे लखनऊ आना पड़ा। मैं आज भी अपनी जगह को गोंडा ही समझती हूँ, मतलब अपना जो स्थान है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, तो मैं उसी को अपना सब समझती हूँ। भले ही मेरी पढ़ाई यहाँ पे हुई, मैं चाहती हूँ कि गोंडा में अच्छे स्कूल खुले ताकि वहाँ के बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई कर सकें। बाकी गोंडा का जो वातावरण है वो लखनऊ से ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप चाहे शांति के मामले में देख लें, चाहे सभ्यता देख लें, गोंडा भी ज़्यादा अच्छी है, मुझे जो लगता है। अच्छा, हाँ, ये ज़रूरी है कहना कि मुझे लगता है। काफ़ी शांति है और अपने घर परिवार में रह के बच्चा जब पढ़ता है तो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपने घर से दूर आना पड़ा तो मुझे दुख होता था जब मैं घर से आती थी कि इतना दूर आना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, वरना मैं भी अपने बाबा दादी के साथ रहती जैसे सब बच्चे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकार है, अगर सरकारी स्कूल अच्छे होते, वहाँ पे रोडेली चेकिंग होती कि अध्यापक। एक मिनट, जैसे हम एक चीज़ क्लियर कर लीजिए सबके लिए है कि हम यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि आप जनता दरबार लगाया है, हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे कि अच्छा बताइए गोंडा का मैं हूँ एमएलए, मैं करा दूंगा, ठीक है, ओके नोटेड। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है कि सब लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए कि हम कौन सी चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं और हम उस जगह पे जब जाएंगे तो वहाँ क्या कर सकते हैं। एक सुन लीजिए सब लोग कि इससे होगा क्या, हम लोग बहुत बार ऐसा फील करते हैं ना कि यार कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा पढ़ाई करने का, क्या करने पढ़ना है इस तरीके का, और मैं अपने लिए क्या पढ़ूं, इस तरीके बहुत सारे ख्याल आते हैं जो पढ़ाई से हटाते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको जिस जगह से आप आ रहे हो वहाँ की कमियां दिखें, फिर आपकी पोटेंशियल दिखे, आप क्या कर सकते हो, इससे जब आप रिलेट करोगे तो शायद आपको एक कॉज मिल जाए कि भाई अपने लिए ना सही उस जगह के लिए करना है। तो आप जो कह रहे हो मेरी चाहत है सरकार से, ये वाला एस्पेक्ट हटा दो, आप ये बताओ कि आप अगर वहाँ कुछ कर पाओगे तो आप क्या करना चाहोगे, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे। इसीलिए एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो अधिकारी हैं जिनको ये ड्यूटी मिली है कि वो जाके चेक करें कि जो टाइम से टीचर्स आ रहे हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में, वो नहीं है। अब जैसे जो बच्चे होते हैं गाँव के, वो बस मिड डे मील के लिए जाते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल, ये सबको पता है, वो जाते हैं खाना खाते हैं फिर चले आते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा का जो क्या अहमियत है हमारे जीवन में उसको समझा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि गाँव स्तर पे हमें जो उनके अभिभावक है, माता पिता है, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस हम दूसरे देश में भेज दें बच्चों को या दूसरी जगह पे। अच्छा, वहाँ वाले आपकी बात माने कि नहीं, आप कैसे जांच सकते हो, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओगे, कैसे पता आपकी बात मान जाएंगे आप जाओगे। सर वो तो पता है नहीं माने, वो पैसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ हम लोग बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ अभी पढ़ा रहे हैं और उनके अभिभावकों से कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको धीरे धीरे समझाते हैं कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना फ्रेगमेंटेड होके मत देखिए कि जब वहाँ जाएंगे तभी हम कुछ करेंगे जो करना चाह रहे हैं। अक्सर ये हमारे मन में थॉट एक हमें खुद छलने जैसा होता है कि हम कल पे टाल देते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी आज में है और आपको शिक्षा की स्थिति खराब लग रही है तो आप जहां हो वहीं पे थोड़ी सी शिक्षा सुधार करके देख लो। एक माइक्रो एक्सपेरिमेंट सा हो सकता है कि अच्छा यहाँ चल रहा है, चलो मैं अपने आइडियाज यहाँ लगा के देखती हूँ काम करते हैं कि नहीं, और नहीं करेंगे तो अगला एक्सपेरिमेंट चला देंगे। तो जस्ट इन्फॉर्मिंग कि आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सर ये जो स्कूल का इसने बताया ना, स्कूल सरकारी स्कूल में कमी थोड़ी है, वो तो टीचरों में है ना, वो तो बाबू से वो, क्योंकि छोटी जगह में जुगाड़ लग जाता है। और टीचर और बाबू ये सब क्या कौन है, ये सब इंसान है, इंडिविजुअल है, कमी इंडिविजुअल में है। इंडिविजुअल के पास बुद्धि है पर वो सारी बुद्धि शॉर्टकट्स में लगा रहा है। वो जो पहली बात शुरू करी गई थी कि जो हमें अच्छा लगा हमने कर दिया, तो हमें कभी अच्छा आराम लगता है, कभी अच्छा घूस लगता है, कभी अच्छा काम ना करना लगता है, और फिर उससे पूरा सब लोग दोष देते रहते हैं कि सिस्टम खराब है। तो फिर घूम फिर के आना पड़ेगा विवेकानंद जैसों के पास जो बताएंगे सही चीज क्या है। तो पहला एक काम ये होना चाहिए कि हम तो समझ ले विवेकानंद कह क्या रहे थे और हम अपने जीवन उसको उतार लें, फिर देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। बात कर रहे हैं वही तो हम, वो भी तो हम ही लोग हैं। मुझे लगता है किसी एक को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करना सही नहीं, और उनको कलेक्टिवली काम करना, क्योंकि जहाँ से जिससे बॉस मैं आता हूँ वहाँ पर तो ऐसा बिलीव था कि पढ़ाई बस पढ़ लो जितना होता है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब 0 था ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर वहाँ से जब से मेरा सिलेक्शन हुआ, आसपास 3-4 लोगों का और हुआ, हमारे जान पहचान। अच्छा, मतलब वो ये समझ रहे थे कि 12वीं तक की करा दो, 12वीं या BA या जो गाँव में जनरली पढ़ते हैं, उस हिसाब से तुमने बहुत रेवोल्यूशनरी काम किया है। तो वहाँ से जहाँ से आते हैं वो आसपास 2-3 लोगों का और भी हुआ। तो मैं अब देख रहा हूँ इस टाइम पे हमारे एरिया से मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब आ रहे हैं निकल के मेडिकल फील्ड, नीट प्रिपरेशन, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि एक बिलीव है कि हाँ पढ़ाई से यह होता है। तो शिक्षा की ये वो है, क्योंकि कोई
स्टेप लेना नहीं चाह रहा था पहले। तो ये जो कह रहे हो इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करना चाहिए, वैसे एक इंडिविजुअल ही चाहिए था वो सारा मेंटल मॉडल तोड़ने के लिए कि नहीं किया जा सकता। तुम दिखे तो सबको दिखने लगा हो सकता है। हाँ वो जो तो फिर इंडिविजुअल की वजह से कमी है तो बड़ी, ये भी मानो। हाँ पर ब्लेम ये किसी नहीं कर सकते क्योंकि आगे बढ़ना पड़ेगा ना किसी न किसी को। ये करना पड़ेगा साथ में, मतलब इंडिविजुअल को इस तरीके से ब्लेम करना है कि जितनी सबकी गलती उतनी हमारी भी गलती है। इस तरीके से नहीं कि उसकी सारी गलती मैं सबसे सही, ये नहीं चलता। ये नहीं कर सकते। आप कुछ बता दो। वहाँ पे जो हॉस्पिटल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अभी नया मेडिकल कॉलेज वहाँ पे खुला हुआ है पर वहाँ पे कैडवर्स वगैरह कुछ नहीं है, और मतलब वही तो विकास में कहीं ना कहीं कमी है गोंडा में। तो हम शायद जाएंगे अभी आप भी हैं गोंडा की तो सुधार कर सकते हैं। सब लोग ही कर सकते हैं, सब लोग करना पड़ेगा। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, मेरा नाम हिमांशी पटेल है। मैं बहराइच के महाराजा सुहेल देव के बारे में कुछ बात बता रही हूँ। थोड़ा तेज बोलेगा, सबको सुनाई दीजिए। महाराजा सुहेल देव जी का नाम भारतीय इतिहास में साहस, देशभक्ति और वीरता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ज्यादा यूनिटी हो गई, कॉम्बो हो गया, सेकुलर दे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती बहराइच क्षेत्र में माना जाता है। वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने राज्य और जनता की रक्षा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना। महाराजा सुहेल देव जी विशेष रूप से बहराइच के प्रसिद्ध युद्ध के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने विदेशी आक्रमणी सलार मसूद के खिलाफ वीरता से युद्ध किया और अपने साहस तथा रणनीति से विजय प्राप्त की। यह युद्ध केवल एक राजा की जीत नहीं थी बल्कि अपने देश और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक भी। महाराजा सुहेल देव जी न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय और जनहितैषी शासक भी थे। वे अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और समाज में एकता तथा भाईचारे का संदेश देते थे। उनके नेतृत्व में लोगों में साहस और आत्मविश्वास पैदा किया। आज भी महाराजा सुहेल देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने देश, संस्कृति और समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सच्चाई तथा न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्यवाद। ये जब कहा गया तभी आपने पढ़ा है या इससे पहले भी थी जानकारी? सर उनका पर्यटक स्थल बनाया गया सर स्मृति द्वारा सर चित्तौरा झील के पास में। अच्छा, चित्तौरा झील के बारे में बताइए। हाँ सर, मेडिकल कॉलेज का भी नाम है ना महाराजा सुहेल। हाँ अच्छा सर, वो चित्तौरा एक गांव पड़ता है चित्तौरा सर, वहाँ पे मतलब एकदम बहराइच के एकदम आउटर एरिया में सर वहाँ पे बना दिया गया पर्यटक स्थल सर। वहाँ पे बहुत बड़ी सी उनकी मूर्ति भी है सर। बहराइच में पर्यटक स्थल नहीं है, बस एक वही दूर है यार काफी सर। ऐसे कोई कुछ ऐसे जैसे यहाँ पे बहुत सारी जगह है, वहाँ पे ऐसा कुछ आर्किटेक्चर टाइप का कुछ नहीं बना। तो सर एक वही नया कुछ बना है वहाँ पे। और सर एक बात जो मुझे कहनी थी कि जैसे बहराइच और श्रावस्ती में सर वहाँ पे जो एक बाढ़, जैसे वहाँ पे किसान लोग खेती करते हैं और फिर वहाँ पे सर बाढ़ आ जाती है तो उनकी जितना भी वो लोग खेती करते हैं वो उनका उसमें नुकसान हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। पर सर गांव में लोग सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे शहर में वांट क्या, हमें क्या चाहिए, वांट होता है और गांव में नीड्स होती है। तो वो लोग बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं अपने जीवन से और वो हर एक चीज़ को मैनेज करना जानते हैं, कैसे क्या चीज़ मैनेज कर सकते हैं। और सर सर बहराइच में अभी बहुत कुछ सालों में बहुत सारे से हॉस्पिटल बन गए सर। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और सर मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है सर। और श्रावस्ती, बलरामपुर और सर ये बहराइच, इन तीन में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल बहराइच में। तो काफ़ी श्रावस्ती और बलरामपुर के लोग बहराइच में आते थे इलाज। तो सारे गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट वही वाला सिस्टम है। तो ये भी बताइए ना कैसा हो रहा है? ये हो रहा है, यही हो रहा है सर। एक बहराइच के वो कौन सा फेमस युद्ध के बारे में आपने नहीं बताया था? बैटल ऑफ बहराइच। मैंने जिससे अलंकृत किया उसको इसमें हरा दिया। मैंने सैयद सलाही मंसूर गाजी से वो किया, उसको इन्होंने हरा दिया। इसलिए बैटल ऑफ बहराइच को आपने छुपा दिया था कि नहीं ये तो वही नहीं थी। तो जहाँ पे
वो मतलब इनके सैयद साहब के उनके मारे जा रहे थे सोल्जर्स, वहाँ पे मज़ार बना दिए गए थे। इसलिए देखो बहराइच में बहुत जगह पे मज़ार हैं, नोटिस किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। और कुछ बताना है? ठीक, बढ़िया होगा कि जिस हद तक उनकी कंटेंटमेंट, उनकी अंदर की फुलफिलमेंट इस बात से आ रही है कि वो समझ रहे हैं चीज़ों की, हाँ इससे ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं, वहाँ तक तो ठीक है। पर अगर कंटेंटमेंट का कारण आलस है कि अब हो गया, इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे इन मीट्स में, वैसे तो आज की मीट में नहीं पॉसिबल हो पाएगा, पर जो सैटरडेज में उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा क्लाइमेट चेंज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जितना हमारा जो पर्टिकुलर जोन आ रहा है, इसमें हम सब, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो बहुत विकसित हो, जिन्होंने बहुत भोग कर डाला हो, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हमें लगता है हमसे क्या लेना देना। हमने थोड़े जब भी बताया था कि इंसान ने बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर दिया, इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी, तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे तो रिक्रिएशन की जगह नहीं है, अभी स्कूल नहीं है, तो हमारा कोई रोल नहीं है। पर हम जब उसको पढ़ते हैं उसके तथ्यों को, तो समझ में आता है कि सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का, वो पहली चीज तो खेती पे पड़ने वाला है। और हमारा जो एरिया जहाँ से हमारे, वहाँ खेती अच्छी खासी होती है। तो जो आप कह रहे हो कि वो वैसे मैनेज कर लेते हैं, चूंकि वो साइंस नहीं अभी तक प्रकृति के हिसाब से चल गया कि अच्छा इस हिसाब से बादल आते हैं, नदी जब इधर आ गई तुमने खेत उधर कर लिया, ऐसा सब कुछ कर लिया। जो अब के खतरे आने वाले हैं, जैसा कहा था कि अब अनप्रेसिडेंटेड स्केल का समस्या है कि लोगों में जितनी डिप्रेशन है और ये सब है, वैसे ही वो जब कंज्यूम इतना कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज बहुत बढ़ रहा है। मैं बहुत जल्दी बढ़ा रहा हूँ, ये समय कम है। इससे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं खेती के पैटर्न्स में, इसमें सब में, कि जब उन्हें साइंस का नहीं पता होगा तो सबसे ज्यादा लॉस उनका होने वाला है। इसलिए उन्हें जागरूक करना और जरूरी है। हम जिस जगह से आ रहे हैं, वहाँ के किसान, वहाँ के गरीब लोग ही सबसे बड़ी चपेट में आने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स उन्हें ही प्रभावित करेंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से आप क्या समझते हैं? बस नॉर्मल वेदर में सब आता है, पानी जिस हिसाब से बरसना चाहिए बरस रहा है, गर्मी है ठीक ठाक, जितने गर्मी आदमी को बहुत परेशान नहीं करती है। एक्सट्रीम मतलब किसी भी चीज का, चाहे अथाह गर्मी हो गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड आ गया, ग्लेशियर पिघल गए, ठंड बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जब भी आएगा, जिसके पास पैसा है, जो ठीक ठाक संपन्न फैमिलीज से हैं, उनको सामान खरीदने में कोई दिक्कत होगी। पर जिसको आज पैसा मिलेगा तो आज सामान मिलेगा, उसका धंधा अगर चौपट हो गया एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, तो वो क्या खाएगा? जिसका 80-90-70% इनकम ही जाती है खाने पर, उनके पास, अगर आप इतना समझ रहे हो ना कि सब्जी जब खूब सारी खेत में है तो सस्ती है, और जब नहीं हुई तो वही सब्जी बहुत महंगी है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट से इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर पे ही। उनके पास ना बेचने का पैसा और ना दुकान में, ना खेत में ही उतनी सब्जी है, तो वो बाजार में भी महंगी मिलेगी। तो जिनका 80% पॉकेट मनी जा रहा है या इनकम जा रहा है उस अपनी डेली फूड को खाने में, उनका रोज का खाना तक छीनने वाला है क्लाइमेट चेंज से। इसलिए जितने लोग अभी ये सोच के आए हुए हो कि हमारे घर वाले लोग, कस्बे वाले लोग पॉल्यूशन और डेवलपमेंट से अछूते हैं इसलिए अच्छे हैं, ये जाग जाओ कि जिन्होंने एक्सेस कर लिया है उनकी सजा ज्यादा उन्हीं को मिलने वाली है, जिन्होंने साइंस पढ़ने से इनकार कर दिया कि नहीं हम तो संतुष्ट हैं। तो आप समझो तो कि हमारी नीड और वांट में अंतर होता है। नीड एक चीज होती है, वांट अथाह होती, कभी नहीं भरने वाली। पर साइंस को बराबर सम्मान देके समझना पड़ेगा। आपको सोशल जस्टिस को मेंटेन कराना पड़ेगा। इसलिए भी आप इन मीट से जुड़ो, समझो कि केस क्या है, ठीक है। आगे और कौन बताएगा? देवी पाटन मंडल की प्रॉब्लम्स वगैरह तो सब डिस्कस कर ली, बट इसका सिग्निफिकेंस भी तो बहुत ज़्यादा डीप है। तो श्री देवी पाटन मंडल तो हमारा जो मंडल है उसकी बाउंड्री डिसाइडेड है, हिंदू धर्म ने निर्धारित करी है। जब शिव जी सती जी को लेके हाथ में जा रहे थे, तब 51 शक्ति पीठ, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट जगह के 51 शक्तिपीठ थे, तो उसमें से एक हमारा श्री देवी पाटन मंडल है, जो कि यहाँ पर माना जाता है कि उनका राइट शोल्डर जाके गिरा था। तो पट गिरा था, कपड़ा, तभी तो पाटन का, तभी पाटन गए थे। गिरा था। चैट जीपीटी से देख लेते। ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक है।
मंडल में तो, और इनका जो मंदिर है माँ पाटेश्वरी देवी का, वो बलरामपुर से 25 किलोमीटर दूर तुलसीपुर में लोकेटेड है। तुलसीपुर में है जहाँ पर लोग नवरात्रि वगैरह में और अपने हाँ मुंडन वगैरह करवाते हैं। मेरा भी जोग्राफिकली बात करें तो इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। इसका बॉर्डर नेपाल से भी कनेक्ट होता है, और गोंडा इसका हेडक्वार्टर्स है एडमिनिस्ट्रेटिव का। और बलरामपुर में ये सेक्रेड बिलीव्स है यहाँ पे, जहाँ पे माँ का टेम्पल है। अच्छा, माँ पाटेश्वरी देवी का। और बिलीफ सेक्रेट नहीं होता, एक ये बात लेकर के जाइए, ठीक है। वो हमें बहुत लगता है कि हमारा बिलीफ है इसलिए सेक्रेट है। हर बिलीफ कुछ ना कुछ आपको अपने जीवन में मददगार होने के लिए होता है, कुछ आपको पोषण देता है, इसलिए उसका महत्व है। पर आप मान लो कि वो सेक्रेट है तो थोड़ा सा वहाँ पे स्टैग्नेंट सा हो जाता है। एक बहता हुआ पानी है, वो सबको न्यूट्रिशन दे रहा है, कहीं पानी रोक दो तो उसमें फिर क्या होता है, सड़न आती है, डेंगू का मच्छर ब्रीड करता है। तो वैसा मत बनाओ उसको, आप सेक्रेट बनाओ क्वेश्चनिंग को, जिज्ञासा को, ठीक है, ये बात है। और अच्छा, तो हमारे मैं श्रावस्ती से हूँ सर। यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी पिछड़े मतलब पिछड़े जितने भी यूपी में डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से जितने भी पिछड़े हैं उसमें एक श्रावस्ती भी आता है। वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स भी नहीं है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। सर, मैं जहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है, जहाँ मैं पढ़ी हूँ, वो हिंदी मीडियम स्कूल था। वहाँ पे अच्छी स्कूल कोई है नहीं, इंग्लिश मीडियम या फिर कोई। तो हमें हिंदी से पढ़ के फिर यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी नीट के टाइम। और किसी तरह से समझना हिंदी इंग्लिश, फिर उसके बाद सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। फिर और भी बहुत सारी वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स है जो, जैसे कई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट्स वगैरह आती ही नहीं है। वहाँ लाइट्स अभी भी है, अभी भी। और रोड्स और ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे तो मतलब रेल कनेक्टिविटी भी नहीं है। एयरपोर्ट है पर रेल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट होगा बस एयरपोर्ट है पर रेलवे स्टेशन इतनी दिक्कतें हैं पर पर्यटक स्थल है। बताइए। उसी वजह से एयरपोर्ट ही बना, नहीं तो क्या ही बताऊं। अब एक ही तरीका हो सकता है कि आपको एज अ स्टूडेंट जितने संघर्ष आए हैं, आपके बाद जितने बच्चे आपको दिखे हैं जो आपसे जिनका जुड़ाव है, उनको आप कम से कम आने दो संघर्ष, है ना। आने मतलब ये नहीं कुछ आने वहाँ पे कोई लड़कों को भी बाहर नहीं भेजता था कि पढ़ा के क्या होगा, बाहर भेज दो कमाने, इससे क्या होगा, इतने पैसे लग रहे हैं। बट पापा ने पहले हम लोग को भेजा था। बहुत लोग कह रहे थे कि लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, उनको तो वैसे भी शादी करके जाना है, उनको तो बिल्कुल भी मत पढ़ाओ। बट पापा ने किसी की बात नहीं सुनी थी। मेरी एक आपके फादर ने मतलब अपने एंड पे बहुत रेवोल्यूशनरी कदम एक मेरी बड़ी बहन है, वो भी इसी कॉलेज में पहले R2 में है सर। वो भी ऐसी चीज़ें फेस करी। हम लोग हिंदी मीडियम से ही सब पढ़े हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। लेकिन आपने आगे आने वालों के लिए बहुत बड़ा रास्ता तय कर दिया है। अब बहुत सारे लोग, तुम कौन से मीडियम में पढ़े? लड़कियों भी अब पढ़ने आती है, हमें देख कर यहाँ वो बन गए तो हम भी बन जाएंगे। इसीलिए आप उस चीज को ना भूले यहाँ आके कि अरे यार यहाँ तो स्ट्रेस ज्यादा है और क्या ही करने जी रहे हैं। वो लोग हैं बहुत सारे जो आपको एज रोल मॉडल देख रहे हैं कि पूरा जोन इनके, पूरा कम से कम इलाका इनके सहारे उठ जाएगा। हम 4 भाई बहन हैं, मेरी बड़ी बहन और हम दोनों इसी कॉलेज में, और एक भाई है वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सूरत। तो वहाँ पहला अस्पताल आपका पारिवारिक होगा।
सर हमारे एरिया में सर काफ़ी फेमस सर ऐसे तो बताते हैं, मतलब हम गए थे गांव तो फिर वहाँ बताया कि हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं भी मेडिकल कॉलेज में, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ गिरंट में एक प्रधान है, उनकी दोनों बेटियां वो भी कॉलेज तो फिर सर मैंने बताया कि हाँ वो हमारी कॉलेज में एक तो हमारी बैचमेट एक दिक्कत हो रही है बोलने में। तो आप यहाँ जुड़िए, यहाँ सीख जाइए, जब निकलिएगा यहाँ से तो वहाँ बढ़िया सबको सिखाने जाइएगा। यादव जी का भी बेटा नेक्स्ट टाइम नहीं होता है। बस जैसे बहुत सारे उस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल वाला जो एक वो था, मतलब तुम अच्छे से बोलना चाहते हो ये कह रहे हो? हाँ। इस बार नहीं, अगली बार अच्छे से बोलना चाह रहे हो तो सैटरडे को बोलना जब करेंगे भी। अभी 2 लाइन बोल। अभी तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात है तो बहुत से गवर्नमेंट स्कूल में बेसिकली जो गार्जियन होते हैं मेनली जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन भी बहुत इतने वो एजुकेटेड नहीं होते, अवेयर नहीं होते हैं। तो मेनली प्राइमरी फोकस तो होना चाहिए कि उनके गार्जियन को भी बहुत थोड़ा एजुकेट मतलब उसके बारे में नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, उनके गार्जियन को भी उनको इतना आइडिया नहीं होता कि आगे। तो बाकी टीचर्स तो है तो, लेकिन बस वहाँ पे अगर गार्जियन पूछना शुरू करेंगे तो टीचर भी एक्सेप्टेबल करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। उनको दिख रहा है कि हमको कोई देखने वाला ही नहीं। तो इस पे फिर तुमको भी वही कहूँगा जो अनुष्का को बोला था कि जैसे हम यहाँ पे माइक्रो लेवल पे कर रहे हो काम, आके देखो कि तुम पेरेंट्स को कितना समझा पा रहे हो, तभी तो आगे जाके तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि तुम समझा ले जाओगे। तो इन सब चीजों से जुड़ो, ठीक है? बच्चे का नहीं ले रहा है सब थोड़ा एक पॉइंट बोलना था, जैसा मैंने बोला था कॉन्ट्रास्ट पड़ जाइए गजब विरोधाभास करेंगे। मैंने बोला हम लोग बहराइच के हैं और जब एनसीआर वाले आते हैं तो हम लोग इंफीरियर फील करते हैं, लेकिन बहुत एक पॉइंट है जो हमको समझना चाहिए। हम लोग भले ही बहुत पीछे जगह से हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो उनके पास नहीं है। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर की स्किल्स, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं गाँव में रह के, तो उनसे हमारे पास ये सुपीरियर पॉइंट है जो हमको सोचना चाहिए और हमसे उनसे मतलब उनसे ही कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो मतलब ऐसे सिटी से आए हैं। तो जो हमारा मतलब भले ही हम लोग पीछे जिले से हैं, लेकिन तभी भी हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, कुछ ऐसे नॉलेज है जो उनके पास नहीं है। कल को अगर हमारा प्रोफेशन डॉक्टर वाला मान लीजिए ऐसा कुछ हो बंद हो जाए तो भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो स्किल है। उनके पास ये नहीं है क्योंकि वो एनसीआर है, उनके पास एक ही है। भले ही उन्हें थोड़ा हमसे 2-3 चीज़ों में ऊपर हैं, अच्छा उनके पास सेंस है, लेकिन हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि अगर हम जैसे मैं जहाँ से आता हूँ वो एक पॉइंट है बहराइच और श्रावस्ती के लिंक के बीच में, मतलब मेरा जो घर है वो बॉर्डर पे मतलब लाई करता है। बहराइच मैंने बहराइच को देखा और श्रावस्ती को भी देखा। श्रावस्ती के अंदर मतलब अभी देखें अगर लिटरेसी के हिसाब से इकोनॉमी के सबसे नीचे से है स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट आता है, लेकिन इसके बाद भी श्रावस्ती के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, सेम आप 1 किलोमीटर के अंदर देखेंगे जैनिज्म का भी एक मतलब टेम्पल है, जैन का भी वहाँ पर वो है। देखेंगे कि वहाँ से जो फॉरेन लोग आ रहे हैं वो बुद्धिस्ट वाले आ रहे हैं, वो मतलब अपना बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, जैनिज्म फॉलो कर रहे हैं। तो आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखेंगे कि मतलब डिफरेंट मतलब कैसे डिफरेंट वहाँ पर कल्चर को एक साथ आप देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जैसे मैं जब भी जाता हूँ तो मैं श्रावस्ती के जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म और एक और मतलब टेम्पल है वहाँ पर मैं जाता रहता हूँ तो देखता हूँ, तो वहाँ मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया श्रावस्ती के बारे में। और अभी एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन नहीं है तो पॉइंट तो सबको पता ही है, तो ये काफ़ी अच्छा सा फील कराता है। तो अगर किसी मतलब हम लोग श्री देवीपाटन वाले आना चाहिए, देखना चाहिए। श्रावस्ती के अंदर भी बहुत सब लोग तो सबको यही पता है। अभी आप जाएंगे हॉस्टल में सबको ये पता चलेगा कि सबसे नीचे अगर देखा जाए तो श्रावस्ती आता है, लेकिन श्रावस्ती के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, घूम सकते हैं, मंदिर भी घुमा सकते हैं। जो तुमने स्किल वाली बात करी, ये चीज़ है कि कह रहे हो कि डॉक्टरी जो उनका अच्छा है आप ग्रहण करो, जो आपका सही है आपसे वो ग्रहण करो। भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे हमारे पास, लिटरेरी इवेंट्स भी हम सिर्फ टैरन में ही। इसके अलावा जो ओवरऑल इंटरैक्शन का जो माहौल है, नीडलेस टू से कितना अच्छा है कितना खराब है, ठीक है। बॉयज जानते हैं कि कैसे इनका इंटरैक्शन होता है, इवन गर्ल्स में कोई बहुत मीनिंगफुल चीज़ डिस्कशन में नहीं आती है, ठीक है। तो सिर्फ तो उसके लिए यहाँ पे एक माहौल, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए थे। जैसे
सीनियर जूनियर्स जब मिले तो सिर्फ चाय नाश्ते पे बात ना हो, कुछ मीनिंगफुल बातें हों, कुछ क्रिएटिविटी बेस्ड बातें हों, कुछ बुक रीडिंग से रिलेटेड बातें हों। उसके लिए हमने गणेशंस गैलरी, इसका बता दिया रोहन ने। इसके अलावा एक बुक रीडिंग क्लब बनाया गया था कि हम सभी अपने एकेडमिक्स के अलावा कुछ कुछ बुक्स रखते हैं अपने पास। एक ग्रुप फोटो कर लेते हैं, जा रहे हैं इसके यहाँ का थोड़ा है। और इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपनी एकेडमिक्स भी साथ में स्ट्रांग रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप यहाँ ऐसे कोई लोग आ रहे हैं तो दूसरे लोग देखें कि देखो ये वहाँ जाते थे, इनकी पढ़ाई का देखो ये क्या है। तो ये एक बहाना बन सकता है कुछ लोगों के लिए, पर ये बहाना सच में है नहीं, मतलब स्ट्रांग नहीं है। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं ये। अरे मैं नहीं क्योंकि Q2 में आप पूछ सकते हैं इनकी एकेडमिक्स कैसी है, ये मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा ठीक है। अब तो एक रीज़न हो सकता है कि टाइम यहाँ पे लगता है। तो टाइम यार हफ्ते भर में तुमको सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बुलाया जाता है सैटरडे को, तो इतना हफ्ते भर में 2-3 घंटे आप निकाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे, खुद अपना स्क्रीन टाइम देखते होंगे कितना चला जाता है, दिन भर में कितना चला जाता होगा, तो उतने में से तो निकाल सकते हैं। 2-3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और सब कहोगे तो संडे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें बैठे इसमें 8-10 लोग संडे को नहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये इस पे बात को रेजिस्टेंस जैसा लगता था कि कहाँ जा रहे हैं, क्या लोग कहेंगे। पर जब यहाँ पे आना शुरू हुआ तो जो बुक्स में ऐसे नॉर्मली हम बुक पढ़ते हैं तो ऐसे रीड करते चले जाते हैं कि यहाँ चैप्टर खत्म कर दिया, खत्म अच्छा, कर बुक दिया। पढ़ते भी हैं MBBS के अलावा वाली? हाँ, कोई ये अमरीन पढ़ता है। ये तो थोड़ा आगे निकल के बताने लगे। अच्छा है, पढ़ना तो अच्छा है, पर मैं जनरल केस। अच्छा तुमने स्टार्ट किया होगा तो तुम्हें दिख रहा होगा ना कि कितना मन इधर उधर भाग जाता है, नहीं रुकते हैं। तो मैक्सिमम का केस वो है कि हम एक्स्ट्रा किताब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं वो मोटी मोटी किताबें छूटी, अब जाऊँ फिर किताब पढ़ो। और यहाँ ये कुछ और बता रहे हैं कि किताब पढ़ने से भी बेहतर एक्सपीरियंस यहाँ मिल रहा है। क्या किताब हम पढ़ते हैं, हमने स्किप लाइन स्किप ऐसे होता है कि हमने पढ़ लिया है। पर यहाँ पे अभी सैटरडे को ही डिस्कस हुआ था, इसमें 2 चैप्टर डिस्कस हुए थे। एक इसमें लाइफ इज नॉट स्वीट लाइफ और दूसरा था योर लाइफ इज योर मिरर। तो इसमें नॉर्मली एक लाइन ऐसी होती है कि पढ़ा स्किप हो गया, पर जब यहाँ पे इन्होंने बताया, 4-5 लोगों ने और बोला, अपने पर्सपेक्टिव दिए। हमारे साथ में वहाँ पे गीता अनुरागी फाउंडेशन के कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने बताया कि इस लाइन का ऐसे मीनिंग निकल सकता है। तो अच्छा लगा, हाँ यार ये तो सच में काम की बात है कि ये तो हमारे लिए एकदम रिलेटेबल लगी। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे, आप भी जो कुछ पढ़े होंगे वो भी हमें बताएंगे, तो एक कलेक्टिव हम लोगों के लिए एक ग्रोथ का एकदम। तो आप लोग आए यहाँ पे। सब लोग यही कहते हो कि अकेले हम क्या कर सकते हैं, तो कलेक्टिव ग्रोथ का यही एक तरीका हो सकता है। तो पूछ रहे थे कि बहुत बैठ के क्या होगा, तो बैठ के एक यूनिटी की फीलिंग आएगी कि हाँ हम कलेक्टिवली भी कुछ कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो सबके अंदर अच्छे सेंटर होते हैं, पर वो बहुत गंदगी के बीच दबे रह जाते हैं कि हाँ मैं भी सोचता तो हूँ कुछ अच्छा होना चाहिए, पर इन सबके बीच में कैसे करूं। अब यहाँ इतने सारे लोग आए तो दिख रहा है अच्छा मैं ही नहीं हूँ पगलाया हुआ कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, इनको भी लगता है हो सकता है, इनको भी लगता है, इनको भी लगता है, सब मान रहे हैं। तो अब क्यों ना सब साथ बैठ के सोच विचार ही कर लो कि क्या सही कर सकते हैं, करो वो चीज। चर्चा फिर काम, लेकिन पहले समझ भी तो लें। गलती एक्नॉलेज करोगे तभी गलती पे काम हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कॉलेज लेवल पे क्या कर सकते हैं। जैसे आपने देवी पाटन मंडल बता दिया कि वहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो काम करने योग्य हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यहाँ से बल लेकर के जाओगे, जैसा मैम ने कहा कि आपको कुछ अर्जित करना पड़ेगा तब बांट पाओगे। अगर आप यहाँ आपके अंदर आप रियलाइज कर लेंगे कि हम स्ट्रांग हैं, हम केपेबल हैं, हम कुछ कर सकते हैं, न सिर्फ एकेडमिक्स में। आप सिर्फ पढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि यार मेरा एकेडमिक्स तो स्ट्रांग होल्ड है, पर जब सोसाइटी में जाऊंगा तो वहां मैं क्या ही कर लूंगा, मैं उनको ट्रीट भर कर दूंगा, पर और क्या कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ ऐसी अगर मिल जाए रियलाइजेशन कि नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो वो आपको मदद करेगा वहां की इतनी आपने कमियां गिनाई है वहां के लोगों को उठाने में, जगाने में। और उसके लिए उसको बात को ध्यान रखते हुए कि सोसाइटी का कोई भी एस्पेक्ट हमसे कटा हुआ नहीं है या हम सोसाइटी से कटे हुए नहीं है, वो बात ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारी चीजों पे जब जैसा समय था जितना संभव था वो काम किया है। जैसे सबसे शुरू में काम हुआ था कि अच्छा जूनियर्स को ही थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं कि इनको एक तो हो गया कि फ्रेशर्स दे दिया गया, उसके बाद फिर कोई और इवेंट आएगा। कॉलेज में मोटे तौर पे 4-5 मेजर इवेंट आए, उसी में प्रैक्टिस कर ली 4 दिन पहले और हो गया। पर हर किसी के मन में होता है कि नहीं यार थोड़ा सा
क्लब कल्चर सा होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस भी कर ले जाएं, कुछ अपनी क्रिएटिविटीज हम दिखा पाए, लोग हमको पसंद करें। तो सबसे शुरू में जो किया जा सकता था उसके लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया गया गणेशियन गैलरी नाम से। जैसा बॉस बता रहे हैं, एक्चुअली ये चीज थी, बॉस को ऐसे बोल रहे थे जैसे, वैसे ही हमारे बैच में भी लोग कहते कि ये क्या कर रहे हो, फालतू का काम है, इनको दबा के रखो, क्या ही मतलब है ये। और सब में एक इनसिक्योरिटी ये थी कि जितने सारे लोग अभी इधर बैठे हैं ये सब रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, ये बहुत चढ़ के नाचने लगेंगे। पर अभी हम एक चीज देख पा रहे हैं कि क्या आपने इतनी देर में कोई डिसरिस्पेक्ट करी है? नहीं करी है। क्या आप ऐसे हो कि आपको जब तक मारा ना जाए तब तक बात समझ में ना आए? नहीं हो। तो बस ये एक अल्टरनेटिव दिखाया जा रहा है कि हाँ, जो समझ सकता है उसे समझा दिया जाए, फिर जो नहीं समझते उनके लिए वो ट्रीटमेंट रखी जाए। ठीक है, जो लोग समझ सकते हैं उनकी भी आपसी गैदरिंग हो, वो ऐसा ना फील करें कि हम तो यहाँ पे मिसफिट्स हैं या हमारे लिए कोई जगह ही नहीं। उस बात को ध्यान में रखते हुए गणेशियन गैलरी लाई गई कि हाँ, जूनियर्स को चाहे वो आर्ट बना सकें, कोई गाना रिकॉर्ड कर सकें, कोई कविता लिख सकें, वो लेकर के आए। वो अब भी पैरा टीटू के लिए है कि आप अगर करना चाहो, अब जाना अपने बैच में अपने हॉस्टल मेट्स को बताना। ये मत सोचो कि अब देवी पाटन मंडल तो हम 8 साल बाद जाएंगे तो तब तक के लिए तो जैसा चल रहा है जिंदगी वैसे चलाएं। यहाँ से कुछ भी अगर सीखे हो तो अगर कलेक्टिव ग्रोथ का थॉट आया है तो आपके हॉस्टल में भी जो आपसे कम इस बात को समझ पा रहे हैं, आपने कुछ अगर नया सीखा है तो उन तक लेके जाओ, अपने रूममेट को बताओ, जो आपके साथ में एलटी में बैठेगा उसको बताओ कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। उस पर्पज से हमने एक देवी पाटन मंडल का ग्रुप बनाया है बीएससी का, है ना। उस पे हम अभी एक एक करके जितनी चीजें हैं जिसमें आप जुड़ सकते हो वो लिंक शेयर कर देंगे। आप देख लो आपको किस में आना है। ठीक है, आप उसमें आगे आकर के थोड़ा सा इन्वॉल्व कर सकते हो। सबसे जरूरी होगा, मैं कहूंगा कि विवेकानंद स्टडी सर्कल में भी आप सारे लोग जुड़ जाओ। जितने लोगों को बात आज की मीनिंगफुल लगी हो कि वो कुछ 2 सैटरडे छोड़ के 1-2 हफ्ता छोड़ के कम से कम कुछ दिन पे यहाँ आ जाए। ठीक, तो अब मैम बताएंगी क्या क्या काम हमने सब लोगों ने, जितने भी ग्रोथ लविंग स्टूडेंट्स यूजी के रहे हैं, जिन्हें भी लगा है कि हाँ कुछ और अच्छा हो सकता है, उन्होंने जो जो चीजें करी वो सब हम एक साथ ले आए हैं कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। उत्सर्ग सोसाइटी का नाम मतलब मेजॉरिटी लोगों ने नहीं सुना है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आएगा पिछले मतलब ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे जिसको भी पढ़ाई करनी है या वो करनी है, अगर उसके अंदर लगन है पढ़ने की तो वो कर लेगा। मतलब रिसोर्सेज कम हो या हो, ये खुद को इंसान को पता रहता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या कहाँ मैं सही कर रहा हूँ या क्या कहाँ। तो ये तो होगी एक इंडिविजुअल की बात कि हाँ वो इंडिविजुअल लेवल पे खुद को कैसे सुधार सकता है, लेकिन मतलब हर कोई एक इंडिविजुअल लेवल पे सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। सोसाइटी को भी लेके चलना पड़ेगा तुम्हें कि सोसाइटी भी जिससे तुम्हारी बेनिफिट करे उससे। तो ऐसे जैसे कि सबके पास संसाधन सेम नहीं है, सबके पास संसाधन सेम नहीं है, तो फिर मतलब जैसे जो गांव में है, जैसे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बॉस की बात पे कह रहा हूँ ना, तो उनसे बोलो, मैं कह रहा हूँ। मतलब जैसे कि जो गांव मतलब जैसे कई लोग हैं जो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उतना सक्षम नहीं है, तो मतलब उनके पास जितने संसाधन है उसको यूज करके वो आगे बढ़ सकते हैं। हर कोई बाहर नहीं जा सकता पढ़ने ना हर कोई तुरंत सिस्टम को चेंज कर सकता है। जिनके पास थोड़ा सामर्थ्य आ रहा है उन्हें कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग खुद को इतना भी अशक्त हमको नहीं समझना चाहिए कि हम रिसोर्स वाइज तो आगे कोई मदद ही नहीं कर पाएंगे। वो अगर हमारे दिमाग में एक छवि होगी कि हमें तो ऐसे मॉडल पे काम करना है, तो हो सकता है उस पे आप ना कर पाओ, पर अगर दिमाग में कंसिडरेशन लेके चलोगे कि जिस मिट्टी से आए हैं उसके लिए भी कुछ करना है, तो आपका भी मॉडल बदल जाएगा, उस हिसाब से बन जाएगा, जिसमें आप उनको सांस लेकर के कुछ चलाने का विजन आएगा अपने। और वही एक कोशिश है कि आप उस तक कनेक्ट कर पाओ। हाँ, तो मतलब मेरा यही कहने का वो है कि जैसे जो भी जहाँ से आ रहा है उसका एक विजन होना चाहिए कि उस जगह का मतलब जहाँ से आ रहे हो मतलब वहाँ का तुम बता सको। तो उसके लिए जो इंसान वहां से आ रहा है उसको अपने जगह का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना चाहिए कि जिससे तुम्हारा रिकग्निशन उस जगह से होगा। तो तुम कहीं पे, जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम लोग लड़के तो सब बता देते हैं कि हाँ हम देवी पाटन या गोंडा बलरामपुर, तो मैक्सिमम लड़कियां नहीं बताती हैं। लड़कियों का होता है थोड़ा नहीं बताती, मैक्सिमम नहीं बताती, नहीं कुछ लोग ही बताते हैं, क्योंकि हमारे जोन में तो मतलब देखना चाहेंगे किसी भी उसमें देखेंगे हर जगह से कि 1 साल में किसी में लड़कियां ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां से लोग नहीं आ रहे हैं, पर लोग जो लखनऊ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए कुछ लोग बता दिए। तो
ठीक है, हम वैसे जगह से आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इंफीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। तो इंफीरियरिटी नहीं होनी चाहिए, पर ठीक है, अगर लोगों में है ऐसा तो धीरे धीरे ही चेंजेस होंगे। कि ऐसा तो है नहीं कि बलरामपुर सीधे कानपुर जैसा ही हो जाएगा या कानपुर, तो उसके लिए हमें अपने पर्सनल लेवल पे कुछ काम करना चाहिए। तो अब जितना भी जिसके सक्षम हो पाए, जैसे तुमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे आगे करी, तुम भी गोंडा से आते हो, शुरू में तुम्हें कितनी दिक्कतें हुई होंगी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, लेकिन तुम अपना सोचे ना कि तुम्हें करना है ये चीज तो करना है, दूसरे चाहे जितना कोशिश कर लें वो करने के लिए। स्टार्टिंग में तो लगा, बहुत सारे लोगों को लगा, मुझसे भी कई सारे लोग मेरे बैच के या सीनियर्स बोलते थे कि क्या कर रहा है तुम्हारे जो उनका लड़का है, यही करता रहता है, स्टेटस पे कुछ भी लगाया तो। लेकिन ये तो लगा कि हाँ वो कर रहा है तो वो खुद दूसरे के नहीं सोच रहा है, इसीलिए वो कर रहा है, और उसको उसमें कुछ अच्छा दिख रहा है इसलिए वो कर रहा है। तो तुम सोसाइटी में जैसे तुमने चेंज लाने के लिए कोई चीज करी, यहाँ पे इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, छोटी चीजें से ही तो शुरू हुई, इतनी छोटी चीजें कि तुमने एक चीज लाने की कोशिश करी। तो ऐसे ही जो भी अगर कुछ चेंज लाना चाहता है तो बस ये सोच के लाए कि हाँ स्टार्टिंग में सबको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ेंगी बहुत बहुत टाइम तक, कि लोग यही कहेंगे कि ये मतलब कोई भी लोगों से तुम अलग जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा लोग यही कहेंगे तुम्हें कि हाँ ये बहुत अलग, मतलब भेड़ चाल सबको चलना वही लगता है कि सब भेड़ चालते नहीं, ये यही सही रास्ता है, सब चल रहे हैं इस पे तो मुझे भी इसी पे चलना चाहिए। जो अलग चलते हैं उनको लोग यही बताते हैं कि हाँ ये अलग चल रहे हैं तो ये गलत ही है, मैक्सिमम लोग उनको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब इंसान अलग जाके खुद के चेंजेस लाने की कोशिश करेगा तभी वो कि हाँ लोगों की बातें ना सुनकर, तो कुछ टाइम बाद ही वो चीजें चेंज कर पाएगा। स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगेगा कि हाँ सारे लोग मुझे कर रहे हैं तो मुझे छोड़ देनी चाहिए वो चीज, लेकिन उसको आगे प्रोसीड करोगे तो देखो कितना बड़ा चेंज तुमने खुद लाया, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग ला सकते हैं। जूनियर्स ने बताया कि वो बिना कोचिंग के यहाँ पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब तुमको ये लगेगा कि यार मैंने क्या किया है, तो यार ये हमेशा याद रखना, तुम बिना कोचिंग के यहाँ आए हो, ये बड़ी चीज है। एक टाइम तुमको लगेगा यार मैंने क्या किया है, तो सभी ने कर लिया। तुम ये बात याद रखना कि तुम बिना किसी बैसाखी के आए हो, तुमको आगे बहुत काम आएगा। बिना कोचिंग मतलब क्या? अरे खुद से तैयारी करा, खुद से कैसे तैयारी की? कुछ तो सोर्स लिए होंगे ना, वही कोचिंग हो गया। तो खुद से मेहनत करो ना यार। मतलब बहुत अच्छी हो क्या एंटरटेन पढ़ाई? ओहो, पढ़ाई बनाती है तुमको, तुम्हारे दोस्त बनवाती है। हाँ तब का आंसर देने लगे। मैं पूछ रहा हूँ कि हम जब भी अपने दोस्त बनाते हैं तो पहले तो ऐसे इत्तेफाक से दोस्त बन गए, हॉस्टल में सेम कमरा मिल गया, सेम बैच मिल गया, फिर धीरे धीरे हमारा इनर सर्कल बनने लगता है कि हाँ ये हमारे ज्यादा अच्छे वाले दोस्त हैं। सब लोग बैठ पा रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं जबरदस्ती बैठा है? जी नहीं, ठीक है। जो इनर सर्कल होता है उस पर तो हम कुछ सोचते हैं ना, लाइक डिसलाइक लगाते हैं, अच्छा बुरा सोचते हैं। उस पूरे कैलकुलेशन में हम किस एक बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन होगा? वाइब मैच, चलो ये कह सकते हैं वाइब। अच्छा, जब यानी वाइब मैच का मतलब हुआ कि जब जहां हम गलत हैं वहां वो भी गलत है बात। अब ऐसे में ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो कहेगा कि तू भाई गलत है, बल्कि हम तो वो चाहते हैं जो हम दो करें तो वो दो और करे, बिल्कुल ताली दो हाथ से बजाएं हम, ये लगता है ना। तो इससे एक ये बात पता चल रही है कि हम अपने जीवन में ट्रुथ तो नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ हम सारा समय बिताना चाहते हैं, जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, और ये दिख रहा है कि हम चाहते हैं कि दोस्त हमारा हर तरीके से अच्छा हो पर सच्चा ना हो। हमारी असली बातों को जहां हमको सही में रिफ्लेक्ट करना चाहिए वहां वो उतनी कठोरता के साथ ना बताए। क्या ऐसा हम केस अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कितने लोग हैं कि नहीं, हम तो दोस्त वही बनाते हैं जो बिल्कुल हमको तलवार की तरह काटते रहते हैं कि तुमने एक गलती करी, तुम्हारी गलती है। ऐसे वाले कितने बनाते हो? अनिल कपूर बताता है ऐसे वाले नहीं बनते हैं। अच्छा नहीं, ये बताता है, ये सब एग्री करेंगे, ये ऐसा ही है। अनिल ऐसा बनाता है, तो फिर अनिल मच बेटर काम करे, उसको किताब बहुत समझ में आएगी। ठीक है, कहीं तुम भी पढ़ोगे, तुम्हें पढ़ाई जाएगी। यहाँ कहा जा रहा है कि आपसे ट्रुथ बोला जाएगा, वो भी बिना एपोलॉजी के। आपसे कोई ऐसे नहीं कहा जाएगा क्षमा चाहते हैं पर आपके बारे में एक बात बतानी है, बल्कि कहा जाएगा कि देख लो भैया, अगर तुम कह रहे हो गलती है, दुनिया खराब, ये वो, मेरे साथ इतना खराब हो रहा है, तो इसमें घूम फिरा दिखा जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुमको कहीं लटका के नहीं छोड़ा जाएगा कि अरे ये तो भाग्य की बात है, ये तो ऊपर वाला जाने, ये तो तुम्हारे पुराने कर्म, तुम्हारा धर्म, ये वो फलाना ढमाका। बल्कि कहा जाएगा कि अभी कुछ है जो जरूरत है सही करना और तुम उससे छूट रहे हो।
ये लगातार बात चलेगी। ये किताब हर एक इंडिविजुअल को एड्रेस्ड है। ये नहीं बात करने जा रही कि दुनिया में क्या चल रहा है। जैसे अभी तक हमने सारी बात क्या करी कि देवी पाटन मंडल में ये दिक्कत है, ये इशू है, वो इशू है, वो सारा सोसाइटी के लेवल पे था, वो सारा लोगों के लेवल पे था। अब आपको हम खींच के ला रहे हैं आपके लेवल पर कि आप देखो अपने लेवल पे आप कहाँ कहाँ कुछ छोड़ रहे हो, कुछ मिस कर रहे हो। तो अब देखते हैं क्या होने लगा। आप पहुंचेगी नहीं फोटो? बोलो कोई। स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ, ठीक है रघुवंश, तुम सुन रहे हो सही से? मतलब ऐसा तो नहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? ठीक। स्लीप वॉकिंग मतलब नींद में चलना। अच्छा, यहाँ एक चैप्टर शुरू में ये कह रहा है कि कोई एक ऐसी स्थिति के बारे में बताया जाएगा कि आप जीवन के साथ ही पूरा जीवन चल रहा है। अच्छा, जीवन में आप क्या होता है? एक तो जागना होता है, एक सोना होता है, ठीक। तो सोते टाइम तो हर कोई मानता है हम सो रहे हैं, पर जागते टाइम क्या कहते हो कि हम सब जाग रहे हैं, देख रहे हैं। यहां कहा जा रहा है कि जीवन भर स्लीप वॉकिंग की जा रही है, यानी आप हो तो नींद में, पर आपको लग रहा है आप जाग रहे हो और नींद में चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। पूरी लाइफ ही ऐसी हो गई है। अब ये बात कैसे है, इससे कितने लोग अभी डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं मैं तो जागते हुए चल रहा हूं, ऐसा कहाँ है? सही बताना, ऑनेस्टली बताना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। कौन कह रहा है कि नहीं मैं तो जागते हुए चल रहा हूं, ये बात मेरे पे नहीं लागू होती? हाथ उठाओ। और ये मत सोचो दूसरों ने नहीं उठाया तो मैं ना उठाऊं, क्या कर रहे हो? ये बताओ कितने लोग सोच रहे हो कि वो नींद में नहीं चल रहे हैं? ये चीज तो कहीं रियलाइज होती है। हाथ उठाओ जिसको लग रहा है वो नहीं चल रहा है नींद में। नहीं मैं ये चीज तो ये बताओ जिसको लग रहा है कि वो नींद में नहीं चल रहा है। थोड़ा घुमा दो कैमरा, घुमा दो कैमरा, कुछ उठा दो। अगर हाथ उठाना है तो सही अभी उठा लो। जिसको लग रहा है कि वो नींद में नहीं चल रहा है, और किसको क्या लग रहा है वो पूरे जीवन में सो ही रहा है। अगर नहीं चल रहा नींद में तो हाथ उठा दो जिसको उसको लग रहा है कि नींद में नहीं चल रहा है। नींद में कहाँ चल रहा है? 1 2 3 4 लोग कह रहे हैं कि नींद में नहीं चल रहे। आप लोग कितने अराउंड? ये 4 अगर कह भी रहे कि हम नींद में नहीं चल रहे, बाकी अगर 16 कह रहे हैं कि हम नींद में चल रहे हैं। ये कितनी गंभीर स्थिति आ गई है। और इस पर बात ही नहीं होती है कि हम नींद में चल रहे हैं। जब आज पूछा गया तो फिर कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ रहा कि उठा के चल रहे हैं नींद में कि नहीं चल रहे हैं। यानी डाउटफुल तो कम से कम हो कि शायद पूरी तरीके से जाग नहीं रहे। और जो लोग कह रहे हो जाग रहे हो, चलो भी देखते हैं। तो आगे बात आ रही है, जो भी इससे डिसएग्री करेगा अपना पॉइंट बताना। यहाँ ऐसे लेके मत जाना कि वो तो सीनियर थे उन्होंने बोल दिया तुमको मानना पड़ा। ये मेरे बारे में कहीं से अफवाह उड़ के भी नहीं आनी चाहिए कि 4 लोग घुमा बताए कि वो तो ऐसा कह रहा था। ठीक है, यहाँ सबको यही सुन के आना है कि हमने बात हमको नहीं समझ में आई तो हमने डिसएग्रीमेंट रखा। ठीक। मैन लिव्स लाइक अ मशीन, बहुत बेइज्जती होने वाली है आगे। प्रोग्राम्ड, प्रिडिक्टेबल एंड अनकॉन्शियस। वैसे हम अक्सर निबंध लेखन करते थे तो क्या कहते थे कि मानव जीवन मशीन से अलग होता है या हम ऐसे अलग हैं, ये वो। यहाँ कह दिया गया कि होता होगा अलग, पर जो दिखता है जैसे जीवन जिया जा रहा है उसमें इंसान मशीन की तरह जीता है। किसके सेंस में? प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम क्या? आप सब लोग बता दो, सबके फिक्स्ड शेड्यूल है कि नहीं है कि ये प्रोग्राम ही है हमारा जो हमें करना है? सबका प्रोग्राम तय है? मंडे का ये, ट्यूसडे का ये, वेंसडे का ये, खाने मेस वाले का ये प्रोग्राम, कॉलेज वाले का ये प्रोग्राम, स्पोर्ट्स वाले का ये प्रोग्राम तय है? तो पहले प्रोग्राम आ गया। फिर आया प्रिडिक्टेबल, कि लगभग पता था इतना कोच के अगर देवी पाटन मंडल की मीट नहीं बुलाते तो यहाँ से हम चले गए होते। विवेकानंद स्टडी सर्कल में यहाँ पे अधिकांश लोग नहीं आए होते। गलत कह रहा हूं? आ गए होते। मेरे सबर की प्रतीक्षा ले रहे थे क्या, कि परीक्षा ले रहे थे कि बॉस की थोड़ी ले ले परीक्षा, उसके बाद जब ये पक्के साधक निकलेंगे तब हम आएंगे इनके पास। क्या था? प्रेडिक्टेबल था कि आपको जब तक बहुत लाउड इनफ आपको पकड़ के नहीं लाया जाएगा तब तक नहीं आओगे। और भी चीजों में देख लो कि प्रेडिक्टेबल आप हो कि नहीं हो, अपने पे बस चलाते जाओ। जो जहां कहेगा कि मैं नहीं हूं उस पे उससे बात करूंगा। एंड अनकॉन्शियस,
अच्छा और भी ठीक हो, तभी हमने भी जो भेजा है आप लोग कह सकते हो कि तो बॉस आप भी तो एक प्रोग्राम में डाल रहे हो, करो सैटरडे को मीट में आओ, आप कह रहे हो कि इस ग्रुप में जुड़ जाओ, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होता होगा। प्रोग्राम होने में दिक्कत नहीं है। उसके साथ एक बात कही गई है अनकॉन्शियस। मशीन के साथ क्या होता है, मशीन क्या कॉन्शियसली चुनती है कि उसे क्या काम करना है? इंसान भी अगर ऐसा ही हो जाए कि उसे चुनने का अधिकार है पर वो चुन नहीं रहा है, सब कुछ मैकेनिकली कर रहा है, सब कुछ एक पहले से डिटरमाइंड मैनर में कर रहा है और बड़े बेहोश तरीके से कर रहा है, तब आती है दिक्कत। अब कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं हम प्रोग्राम्ड, प्रेडिक्टेबल, अनकॉन्शियस नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं हम प्रोग्राम, प्रेडिक्टेबल, अनकॉन्शियस नहीं है? चलिए एक हाथ खड़ा हुआ। ये वैसे बीएससी में आती रहती है, नहीं आप कहो कि हाँ एक मेंबर कह रहा है, ऑडियंस कह रहा है, ठीक है, बाकी लोग कह रहे हो कि जी रहे हो। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा स्लीप वॉक मैं हूँ, तो हाथ उठाने पे ध्यान न दिया जाए। ना उठाया जाए भाई, लोगों को भ्रमित न किया जाए, ऐसा लग रहा है। प्रोग्राम, प्रेडिक्टेबल, अनकॉन्शियस, सब लोग एग्री कर रहे हो कि हम जी रहे हैं ऐसे ही। और अगर ऐसे एग्री कर चुके हो जीने को, तो इसका एक मतलब ये है, जैसे वो बता रहे थे ना, बिलीफ हो गया कि लड़कों को तो अब पढ़ाई बढ़ाने लगी करनी है, बता रहे हैं कि पिताजी का ही व्यवसाय करना है, तो वो तो हमको लगता है कि पिछड़ापन है। पर क्या ये अपने जीवन के बारे में हमने जो रखा है ये पिछड़ापन नहीं है? इजंट इट अ बैकवर्डनेस कि हमने मान लिया है कि अब तो प्रोग्राम्ड रहना है, मैकेनिकल रहना है, प्रेडिक्टेबल रहना है, अनकॉन्शियस रहना है। क्या इससे अलग कुछ नहीं हो सकता? और अगर आप में अभी विद्रोह उठाए कि ये बात हमारे बारे में कैसे कह सकते हो, तो सवाल बस यही है कि अपने मर्जी से कितने लोग यहाँ आ गए। मैं नहीं कह रहा हूं कितने लोगों ने ये चला दिया है, कितने लोगों ने कहा कि नहीं वीएससी जैसा कुछ होना चाहिए, बल्कि कितने लोग वीएससी बन जाने के बाद भी अब मैं कह सकता हूं आज कि 23 मिनट्स हो चुकी है, दैट्स इनफ टाइम। कोई कह सकता है एक में हमारा हाथ टूट गया था, अगले हमारा पैर टूट गया था, अगले हमारा सर फूट गया था, चलो मेडिकल रीजन 3 खत्म हो गए, फिर पिताजी को दिक्कत, माताजी को दिक्कत 5 खत्म हो गए, फ्रेंड का बर्थडे 2-3 बर्थडे निकल गए, चलो 7-8 हो गए, और क्या बताएं, जोन मीट करा दी, जूनियर को ट्रीट दे दी, खेलने में चले गए, सब कर लो, 23 नहीं पार जाएगा। अगर तुम में थोड़ा भी इंटरेस्ट होता कि हाँ विजडम कुछ होता है, यहाँ कह भले दियो, मान गए हो कि हाँ बिलीफ से बड़ा क्वेश्चनिंग है, पर सब बिलीफ में ही जी रहे हो। अदरवाइज एक भी चीज अगर क्वेश्चन जगाने वाली यहाँ चली थी तो आप खुद आए होते, और आप नहीं आए हो, यही प्रमाण है इस बात का कि आप प्रोग्राम्ड जी रहे हो, क्योंकि आपके अगल बगल वालों ने नहीं कहा कि वो किसी काम की चीज है। आपकी सोसाइटी ने, आपके साथ वालों ने, जो आपके ही वाइब मैच करवा के चलते हैं, उन सब लोगों ने इसको कहा कि अरे तो ऐसे ही हो रहा होगा। आज आए हो तो जैसी इमेज अभी तक इसकी थी, मैं मान ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में इसकी कोई इमेज ना रही हो। कोई किसी को लगा होगा यहाँ वेद पाठ वाठ हवन करा देते होंगे बैठा करके,